हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमबी क्लासेस लेवल ऑन एचआर। आज हम पेपर 1 का यूनिट 5 में पार्ट 2 करेंगे। आपको पता है जैसे कि हमने रीजनिंग कर लिया कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। आज हम मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ेंगे। हमने नंबर सीरीज कवर कर रखी है, तो क्या क्या हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको रीजनिंग बताई थी कि रीजनिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज को एक पर्टिकुलर पैटर्न आइडेंटिफाई करना, कि एक कोई सिस्टमेटिक चीज चली है उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब पैटर्न का रिकॉग्निशन ही रीजनिंग कहलाती है। फैक्ट के बेसिस पे वैलिड है या नहीं है, ठीक है, ये मैंने आपको रीजनिंग बताई। देन इसकी मैंने 3 पिलर बताए थे कि 3 टाइप्स ऑफ रीजनिंग होती है। इसी पे हमारा पूरा यूनिट 5 यूनिट 6 टिका हुआ है। पहला डिडक्टिव रीजनिंग, सेकंड इंडक्टिव रीजनिंग, देन अबडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग क्या बताई थी, जो कि हमारी जनरल टू स्पेसिफिक है, मतलब ये हमेशा हमारी क्या रहती है, कौन सा अप्रोच रहती है, टॉप टू बॉटम अप्रोच रहती है। जो कि मैंने आपको बताया कि पहले आप जनरल होगा, देन स्टेटमेंट, उसके बेसिस पे स्पेसिफिक थ्योरी पे जनरेट करेंगे। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि 100 अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू है तो 100% कंक्लूजन भी 100% ट्रू होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये वाली बताई थी, ये हमारी डिडक्टिव रीजनिंग। देखो ऐसे जनरल टू स्पेसिफिक एंड कंक्लूजन 100% गारंटी, और हमेशा इसका जो रहेगा वो वैलिड और इनवैलिड में रहेगा, ठीक है। अगर अगर वो हमारा ट्रू भी है, वैलिड भी है, तो वो हम उसे क्या बोलेंगे, साउंड बोलेंगे, ठीक है। देन कम टू द इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग मैंने आपको पढ़ाया था कि जब कोई आप स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से लेकर जनरल कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। तो इसका याद रखिए, मैंने बोला था आप एक पढ़िए, उसको आपका उसका अपोजिट कर दीजिए, देन आपका हो जाएगा। देन कोर क्या है, अगर आपके ऑब्जर्वेशन 100% ट्रू है तब भी आपके कंक्लूजन 100% गारंटी नहीं लिखते, प्रोबेबिलिटी है ना। तो ये जेट्स वाई इंडक्टिव कभी भी वैलिड इनवैलिड नहीं कहलाता, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग और वीक कहलाता है। मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब हाई प्रोबेबिलिटी, वीक मतलब लेस प्रोबेबिलिटी। ये सारा मैं कवर करा चुकी हूँ, आप जाइए वीडियो देखिए। देन फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि बच्चों का भी फर्स्ट टाइम है और आपको पेपर भी बहुत पास में आ रहा है। आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग होगा और प्रेमाइसिस अगर ट्रू है तो इसका मतलब कोजेंट है। तो जैसे मैंने आपको बताया, सन रोज इन ईस्ट टुडे, सन रोज इन ईस्ट यस्टरडे, तो आपने बोला कि सन ऑलवेज राइज इन ईस्ट, ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इसमें कोई फिर भी गारंटीड नहीं है। इस तरीके से तो यार स्पेसिफिक टू जनरल। देन मैंने आपको एनालॉजिकल रीजनिंग पढ़ाई थी, जो कि इंडक्टिव रीजनिंग का सब टाइप है। एनालॉजिकल रीजनिंग का तो जब दो चीजों को आप सिमिलरिटी के देखने के बेसिस पे तीसरे का कंक्लूजन निकाल लेते हो, ठीक है। तो इसमें ये ना एनालॉजी ओनली गिव अ प्रोबेबिलिटी देती है कि यस, जैसे फॉर एग्जांपल टू डिफरेंट थिंग है, लेकिन एक सिमिलरिटी के बेसिस पे अपने दूसरे की सिमिलरिटी अदर चीज में निकाल ली। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला, डॉक्टर ने डायग्नोसिस किया डिसीज का बेस्ड ऑन सिमिलर सिम्टम्स। जो प्रीवियस पेशेंट आया तो उसने सेकंड पेशेंट को भी वही डिसीज के बेसिस पे डायग्नोसिस किया। दूसरा क्या है, देखो ऑब्जेक्ट है, उसके पास है वाटर है, इसके पास भी, मार्स के पास भी, अर्थ के पास भी, एटमोस्फेयर है, इसके है, तो इसका मतलब इसके पास लाइफ है जीने की, तो इसके पास भी लाइफ होगी, ठीक है। डेट्स व्हाई इज कॉल्ड द इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक हो सकता है सिमिलरिटी के बेसिस पे। अबडक्टिव रीजनिंग एग्जाम में पूछता है। अबडक्टिव रीजनिंग होता है कि आपके पास ऑब्जर्वेशन भी इनकम्प्लीट है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, बेस्ट गेस मेथड के थ्रू आइडेंटिफाई करो, मतलब आपके पास फ्यू क्लू हैं। जैसे अगर कोई ऐसी इंटेरोगेशन चल रही है, ठीक है, जिसके बारे में आपको प्रॉपर नहीं, उसके बेसिस पे आप रिजल्ट फाइंड आउट कर रहे हो। डॉक्टर ने एक रीजन आपसे पूछा कि यस आपके पास ये सिम्टम है, उसके बेसिस पे उसने हाइपोथेसिस जनरेट करके आपका पूरा रिजल्ट बना दिया। ये होती है अबडक्टिव रीजनिंग, है ना। इनकम्प्लीट फैक्ट ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आपने कंक्लूजन दे दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें अगर बरसात हो रही है, सड़कें गीली हैं, तो आपने सोच लिया कि बरसात हुई होगी जब भी सड़कें गीली हैं, ठीक है, ये हो गया। देन कम टू द नंबर सीरीज। नंबर सीरीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि देखो अगर आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, अगर देखो प्राइम नंबर है, इवन ऑड है, तो वो तो आपको ईजी है। 2 3 5 7 प्राइम नंबर हो गया, इवन है 2 4 6, देन ऑड है 3, आपका हो गया 5 हो गया, देन आपका 7 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। तो ये इनमें तो आप इजीली कर सकते हो। देन स्क्वायर क्यूब देखो, अगर उससे भी नहीं बात बननी तो आप हमेशा इस तरीके से ऑर्डर में देखो, स्क्वायर क्यूब देखो प्लस माइनस कांस्टेंट में। देन फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन देखो, उसके बाद स्टेप मेथड डिफरेंस देखो, अगर उससे भी नहीं निकल रहा तो डबल स्टेप मेथड डिफरेंसेस देखो। तो मैं आपको बता दी स्क्वायर का मतलब इस तरीके से, अगर आपको लगा कि डायरेक्ट स्क्वायर है
एकदम अचानक चीजें बढ़ रही हैं डबल ट्रिपल, तो एक बार उनको देखो। देन जैसे n स्क्वायर प्लस 1 है, तो जैसे 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1, ये मैंने आपको डिटेल में कराया है, ठीक है। 3 स्क्वायर प्लस 1 है, 4 स्क्वायर प्लस 1 है, 5 स्क्वायर प्लस 1 है, तो देखोगे ये सीरीज इससे मैच कर रही है। एक सीरीज ये हो सकती है क्यूब का, क्या है कि जिसका क्यूब कर रहे हो उसी को प्लस माइनस एन करो, ठीक है। 1 क्यूब माइनस 1 या 1 क्यूब प्लस 1, ठीक है। ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी है। देन मैंने आपको डिफरेंस मेथड है, डिफरेंस मेथड में क्या बताया कि कोई चीज ना स्लोली स्लोली इंक्रीज कर रही है, ना तो वो स्क्वायर है ना क्यूब है, तो आप क्या करोगे, तो आपने देखा कि एक आप पहले क्या करो, डिफरेंस निकाल के देखोगे। 11 5 6 आया, 19 11 का 8 आया, एंड 29 का 19 का 10 आया, तो नेक्स्ट जो डिफरेंस होगा वो हमारा 12 होगा, तो प्लस 12 प्लस 29 40 बना गया। ये तो हो गया हमारे सिंपल, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो स्टेप मेथड डिफरेंसेस ऑफ डिफरेंस, जब आपको कुछ भी रीजनिंग समझ में नहीं आ रही तो एक आइडिया लगाओ डिफरेंस ऑफ डिफरेंस तो नहीं है, क्योंकि जब आपने पहला डिफरेंस निकाला तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। जैसे 2 10 30 68 है, तो आपका जब इन्होंने डिफरेंस 10 से 2 गया, 8 30 से 10 20, देन 68 थे 30 38, लेकिन कोई क्लियर पैटर्न नहीं है। लेकिन आप देख रहे हो कि इनको जब डिफरेंस को माइनस करो एक दूसरे से तो एक 6 का पैटर्न बनता हुआ रहा है। देखो 20 से 8 गया 12, 38 से 20 गया 18, इस तरीके से एक पैटर्न बनता हुआ आ रहा है। तो आपने देखा प्लस 6 का पैटर्न है, तो अब प्लस 6 का पैटर्न जो नेक्स्ट सेकंड डिफरेंस कौन सा होगा, 18 में अगर प्लस 6 कर दोगे तो यहाँ पे जो प्लस सेकंड डिफरेंस आ जाएगा 24, ठीक है। अब आपका 24 आ गया। अब जाओ आप फर्स्ट डिफरेंस में, अब फर्स्ट डिफरेंस में जैसे आप 24 करोगे तो कितना आ गया 62, अब 62 आ गया। अब जाओ रीजनिंग में, ठीक है, तो आपको पता है 38 प्लस 24 62 आ गया। अब नेक्स्ट है आपका 68 प्लस 62 कितना हो गया आपका 130। तो मतलब डिफरेंसेस ऑफ डिफरेंस का सेम स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें सॉल्व करनी है, ठीक है। इसके आपको प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस अगर आप चाहो तो लाइव क्लास एक ले लेंगे, उसमें आपके पीवाईक्यू बेस्ड पे क्वेश्चन करा दूंगी। देन कम टू द अल्टरनेटिव ट्विन सीरीज। ट्विन सीरीज क्या होती है, एक अचानक चीजें बढ़ी फिर अचानक चीजें घटी, ठीक है। तो अब मैंने इसमें आपको बताया था पुराने वीडियो में कि हमेशा ये देखना कि 2 इंडिपेंडेंट सीरीज को एक साथ मिक्स कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा 15 to 13, 13 to 11, 11 to नेक्स्ट क्या है, तो 15 32 है, 2 इसमें भी 2 का गैप है और इसमें भी 2 का आएगा, तो आपको पता है 15 से 13, 13 से 11, तो यहाँ पे आएगा 9, ठीक है। अगर सपोज करो कि दूसरी सीरीज होती है आपकी 20 22 24, यहाँ पे +2 है, अगर इसके आगे भी 9 के आगे भी पूछता तो यहाँ पे आता 26, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी सीरीज को आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सारे मेथड्स लगाओ क्विक 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 माइंड में कुछ, और देन नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दो, ठीक है, लेकिन इससे आगे नहीं आएगा। देन डेसिमल हाफ पैटर्न, ये कब आती है, ये जब आती है जब आपने देखा सीरीज कोई स्टार्ट हुई फिर एकदम घटी, ठीक है, फिर सेम रही फिर एकदम बढ़ गई। अगर ऐसी कोई पैटर्न है तो क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन पैटर्न है 0.5 का, डेसिमल हाफ पैटर्न का, क्योंकि आप जब देखोगे इसको भी आपने देखा कि 10 5 5 7.5, अब आपको समझ में नहीं आ रहा, ना प्लस हो रहा ना माइनस हो रहा, ना ये डिफरेंस में कुछ भी आ रहा, अब मैं क्या करूं, तो जब आप देखोगे दो चीज अगर सिमिलर आ रही तो 0.5 से स्टार्ट कर दो और इंक्रीज हो रहा है 0.5 पैटर्न, तो अगर 10 का करोगे तो 5 आया, 10 इंटू 0.5, ठीक है। अब 5 आ गया, देन 5 इंटू 1 करोगे तो 5, देन 1.5, मतलब 0.5 बढ़ाते जा रहे हो तो 15 आया, देन 15 से आप अगर आप अब नेक्स्ट क्या करना है, और 2 है तो 2 में फिर 0.5 बढ़ाओ तो 37.5, तो ये याद रखिएगा, इस तरीके से आपका सॉल्व हो सकता है। देन मैंने आपको लेटर सीरीज पढ़ाई थी कि आपको लेटर सीरीज में एक हैक बताया था मैंने, जो कि इजोटी हैक था, कि आप अगर आप नहीं याद कर पा रहे हो तो इजोटी तो याद कर सकते हो, ज्योति से इजोटी कर लो, ठीक है, ज्योति भी याद कर सकते हो, ज्योति तो याद कर सकते हो ना। तो ई स्टैंड फॉर 5 का टेबल आता है, ठीक है, इन सबको पहले मेमोराइज करो। अगर आपका आता है 5 10 15 20 25, इफ यू नोट द 18 लेटर, तो अब क्या है, आप 18 लेटर आपको स्टार्टिंग से राउंड डाउन करने की जरूरत नहीं है, सारे A to Z अल्फाबेट लिखोगे देन उनको काउंट करोगे, नो, आप क्या करो, गो टू जैसे 20 पे गए, अब 20 के 80 है तो 20 से पहले क्या आएगा एस, एस से पहले क्या है आर, तो 18 आ गया। ऐसे आपसे वी पूछे तो वी क्या है, यू 21 है, वी 22 है, तो एक मतलब हेल्प करता है आपको इस सिंपल नंबर से उसमें काम करने में, ठीक है। तो ये जोटी हैक आपको जरूर याद करना है। देन अपोजिट लेटर ट्रैप, अपोजिट लेटर में एक चीज याद रखनी है आपको कि आप क्या करो, अपोजिट सम कर दो 27 का। सपोज आपसे पूछे
कि एग्जैक्ट अपोजिट लेटर पूछे, जैसे ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट बाई है, तो हाउ फाइंड एनी अपोजिट इंस्टेंटली, आपको तो जल्दी फाइंड आउट करना है। तो वो अगर आपसे पूछता है कि जी का 7, जो जी है हमारा अपोजिट लेटर, उसका जी का क्या अपोजिट होगा, तो सबसे पहले आपने इजोटी के थ्रू, ई आपका 5 है, ठीक है, 5 और एफ हमारा 6 हो गया, जी हमारा 7 है, तो इसके थ्रू तो आपने ये 7 निकाल लिया। देन आपको क्या करना है, 27 में से माइनस कर देना है, जो नंबर आए वो नंबर आए उसका जो लेटर होगा वो आ जाएगा अपोजिट में। ये सबसे सिंपलेस्ट है। सम 27 होता है, अपोजिट लेटर का हमेशा याद रखना 26 होता है, एक वो काउंट दूसरे से पूछ रहा है, तो डेट्स वाई इट्स 27। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। इफ अ कोडिंग क्वेश्चन सीम इम्पॉसिबल इफ दे आर यूजिंग, अगर आपको लग रहा है कि कोडिंग नहीं हो पा रही, तो जस्ट उसका अपोजिट देखो और इस तरीके से आप सॉल्व कर दो। अब मैंने आपको ब्लड रिलेशन के बारे में बताया था कि आपने कभी माइंड में जूम नहीं करना, माइंड में कभी ब्लड रिलेशन सॉल्व नहीं करना, हमेशा एक मैप ड्रॉ करो, ठीक है। और कभी भी उसके नेम से उसका जेंडर मत मानना, ठीक है। जैसे किरण है तो किरण कैन बी बॉय और कैन है गर्ल, ठीक है। तो आपको ना ये सारी चीजों का ध्यान रखना जब आपको सॉल्व करना है। दूसरा, हमेशा जो हमारे यूनिवर्सल सिंबल होते हैं, जैसे कि अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर में मतलब मेल है, देन सर्कल में फीमेल, ठीक है, नोट डाउन करना। सिंगल लाइन का मतलब ब्रदर सिस्टर, डबल लाइन का मतलब हस्बैंड एंड वाइफ, वर्टिकल लाइन का मतलब पेरेंट टू द चाइल्ड, मतलब एक जनरेशन गैप है, बच्चे पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट्स ऊपर की तरफ जाएगा, देन पेरेंट्स आएगा, देन चाइल्ड आएगा। मतलब इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से मैप हमेशा ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसे मैंने एक जो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, एनटीए हमेशा पूछता है पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, इस तरीके से बोलता है कि उसने एक फोटोग्राफ की तरफ देखा और उसने बोला ये मेरी उसकी उसकी है, ठीक है। तो क्या है, तो क्वेश्चन अगर पूछे कि पॉइंटिंग ए फोटोग्राफ ही मींस सेड शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माय वाइफ मदर लो, तो मैंने आपको जैसे कि बताया था हमेशा स्टार्टिंग से मत पढ़ना, स्टार्टिंग से कभी नहीं पढ़नी आपको। दूसरा, आपको हमेशा माई से स्टार्ट करना है, माई वाइफ, ठीक है। माई मतलब जो बोल रहा है वही हो गया ना स्पीकर, देन उस सेंटेंस को मूविंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड में तोड़ना है। अब मेरी वाइफ की मदर इन लॉ, इट मतलब उसका जो हस्बैंड है उसकी माँ होगी पहला, देन सी इज ओनली डॉटर, देन उसकी माँ की एक बहन एक बेटी है, ठीक है। तो अगर एक बेटी है इसका मतलब उस सिस्टर की कौन होगी, उसकी आदमी की कौन होगी, वो सिस्टर होगी। तो किस तरीके से आपको करना है कि एग्जांपल माय वाइफ मतलब उसकी वाइफ होगी, वाइफ मदर लॉ मतलब मैन की ओन मदर होगी, देन ओनली डॉटर ऑफ माय मदर इट मींस मेन सिस्टर, तो वुमेन इन द फोटोग्राफ इज सिस्टर। तो ये मैंने आपको मतलब बता दिया। देन हमने कोडेड रिलेशनशिप पढ़े थे, ए प्लस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी एंड ए माइनस बी मीन्स ए इज ऑफ मदर बी, इस तरीके से आए। तो आपको क्या करना है, प्लीज डोंट ड्रॉ फुल फैमिली ट्री फॉर ऑप्शन। इससे क्या होगा, ऊपर 3-4, देखो मेरा है कि अभी हमारे पास एग्जाम आने वाला है, तो हमें सिर्फ क्विकेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड फॉलो करने हैं, ठीक है, शॉर्टकट। तो अगर सबसे पहले तो अगर एक इसका हैक है, अगर क्वेश्चन में कभी ऐसा दिखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स पी इज द अंकल ऑफ क्यू, तो आपको इतना तो समझ के आ गया कि पी इज अंकल है, मतलब पी क्या है, मेल होगा। तो जितने भी अदर हैं उन सबको इसके बेसिस पे एलिमिनेट करो, कहीं मीन्स मदर लिखा हो, ठीक है, कहीं पी आर लिखा हो, पी मदर ऑफ आर, तो इस आधे से ज्यादा ऑप्शन तो आपके ऐसे ही रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। देन 90% टाइम अब आपके पास 2 या 3 ऑप्शन बचे हैं, उसके जेंडर के बेसिस पे आप उसे चेक कर सकते हो। देन मैंने आपको ओनली कीवर्ड हमेशा रखना, ही इज द ओनली सन, जैसा अभी हमने ब्लड रिलेशन पढ़ा था कि ही इज ओनली डॉटर, डॉटर का मतलब ये नहीं कि उसके पास एक ही बेटी, मतलब बहन एक, मतलब बेटी एक है, बेटे कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, ये मतलब होता है ही इज ओनली सन, ही इज ओनली डॉटर, इसका मतलब ही इज ओनली डॉटर का मतलब उसके पास एक डॉटर है पर सन कितने भी, ही इज ओनली सन मतलब उसके पास एक सन है, डॉटर कितने भी। लेकिन जहां लिखा हो ही इज ओनली चाइल्ड, इसका मतलब उसके पास 1 किड है, इट इज अ बॉय, नो ब्रदर नो सिस्टर, ठीक है। चाइल्ड को भी हो सकता है, मतलब गर्ल भी हो सकती है, बॉयज भी हो सकती है। अब देखो, सी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ओनली सन ऑफ ग्रैंडफादर मतलब उसके पापा हो गए, देन डॉटर ऑफ योर फादर मतलब यू इफ यू आर अ गर्ल और योर सिस्टर इफ यू आर अ बॉय, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। देन मैंने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाई थी कि कोडिंग हम कैसे देखते हैं। तो आप क्या करते हो कि सॉल्व साइड बाई साइड करते हो, हमेशा वर्टिकल में रखो, इस तरीके से सॉल्व करो, ठीक है। एंटी लेटर टू लेटर है तो यहाँ पे दूसरा लेटर कर दिया, लेटर टू नंबर है, इस तरीके से हमेशा वर्टिकल में करो, आपका हमेशा ब्रेन जल्दी रिकॉग्नाइज करेगा। तो हमने 3 तरह का आपको बताया था, लेटर टू लेटर बताया था, लेटर टू नंबर बताया था, फिक्सियस लैंग्वेज बताई। देन लेटर टू लेटर जैसे आपको पता है
कि टाइगर है, टाइगर को हमने कोड किया ऐसे, तो कैसे करोगे? तो एक तो हो गया सिंपल, टी के साथ एस करो, आई के साथ एफ करो, देन जी के साथ एच करो। एक हो गया कि टी को अपोजिट में क्रॉस में कर दो, टी की जगह यू और आर की जगह एस। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यू एंड एन इज द बिगनिंग। देन और दूसरा ट्रैप हो सकता है, एक तो डायरेक्ट हो गया +1 -1 इस तरह का होगा लेटर से, एक होगा क्रॉस एंड रिवर्स कि उसका जस्ट अपोजिट करना है। देन दूसरा, अब तीसरा हमारा वॉयल कॉन्सोनेंट ट्रिप। अगर लग रहा है कुछ नहीं हो रहा तो उसमें देखो कॉन्सोनेंट्स +1 कहीं वॉवेल्स एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, या वॉवेल -1 तो नहीं है, तो ये वाला ट्रिप देख लो। ये 3 ट्रिप हमारे बहुत जरूरी है। देन हमने पढ़ी लेटर टू नंबर सीरीज, सम और मल्टीप्लाई लॉजिक, कि अगर कभी जैसे कैट दे रखा है डायरेक्ट सम कर दो, ठीक है 24 हो गया। देन अपोजिट सम आ जाए, जिसमें अपोजिट होता है ना, टोटल 27 में से जो नंबर है उसको माइनस कर दो, अपोजिट का सम। डेडली ट्रैप है, हिंट इफ अ कोड नंबर इज वेरी हाई बट द वर्ड इज स्मॉल, ठीक है, तो आप अपोजिट ऐड कर दो। देन पैटर्न 3 है मल्टीप्लाई नंबर ऑफ लेटर, जितने भी नंबर है जैसे CAT, तो आपका टोटल से आपका देखोगे कि कितना आया 72। कैसे आया कि CAT का टोटल कितना है 24, देन कितने नंबर से हमारे पास 3, तो ये 72 आ गया। देन फिक्शनियस लैंग्वेज कॉमन कट, तो मिंग का पीटे मीन्स ब्लू कलर स्काई एंड टू रू, ये आते हैं एग्जाम में। स्काई इज बिग, व्हाट इज द कोड ऑफ स्काई, प्लीज डू नॉट ट्राई टू ट्रांसलेट एवरी वर्ड, यू इट्स द वेस्टेज ऑफ टाइम। आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉमन देखना बोथ सेंटेंस में, जैसे इसमें स्काई आ गया, इसमें स्काई आ गया, ठीक है। देन आप कोडिंग देखो, 2 आया, 2 इसका मतलब आपको पता चल गया 2 का मतलब स्काई, अब रेस्ट आप चेक कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। देन सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग क्या होती है कि हम सपोज आपको करो कोई क्वेश्चन दे रखा है, ब्लैक इज कॉल्ड द रेड, रेड इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड द येलो, व्हाट इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई। अब इसमें भी आपको होल पैराग्राफ नहीं पढ़ना, आप क्या करो, हमेशा लास्ट लाइन देखो कि एक्चुअल क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, तो आपका आंसर रियल लाइफ में क्या है, ब्लू। अब ब्लू का क्या कहला रहा है, येलो, तो इस तरीके से आप येलो निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये मैंने मतलब प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया था, 37 मिनट्स की वीडियो थी, आज मैंने उसको जस्ट रिवाइज किया है कि यस अब इसके बेसिस पर प्रैक्टिस सेक्शन ले सकते हो। अब हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, जो कि आपको पता है ये 2 जगह काम आएगा, एक तो DI में और एक आपका इस रीजनिंग में, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में। अब हमने पढ़ा टाइप ऑफ फ्रैक्शन, तो सबसे पहले आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए, फ्रैक्शन क्या होता है, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म होता है उसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। देन दूसरा क्या है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, जहाँ न्यूमरेटर स्मॉलर देन होगा डिनोमिनेटर, याद रखना न्यूमरेटर जहाँ छोटा है डिनोमिनेटर से और हमेशा वैल्यू लेस देन 1 आएगी, ठीक है। तो ये आपकी 2 है मतलब कोडिंग है। देन इम्प्रॉपर क्या है कि जहां न्यूमरेटर लार्जर है, एक का पढ़ो और एक का अपोजिट करो, ऐसे पढ़ा था, आप सारे तो माइंड में नहीं रख सकते ना, न्यूमरेटर प्रॉपर पढ़ो या इम्प्रॉपर पढ़ो, एक का याद करो। देन न्यूमरेटर लार्जर देन अ डिनोमिनेटर, वैल्यू ऑलवेज मोर देन 1। देन मिक्स फ्रैक्शन है, तो द होल नंबर इज कंबाइंड विद द प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे 2 है हमारा होल नंबर हो गया, देन अब उसको हमने क्या कर दिया, प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ कंबाइन कर दिया, ठीक है, कंबाइन कर दिया प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ऑलवेज कन्वर्ट अ मिक्स फ्रैक्शन इनटू द एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिफोर डूइंग एनी कैलकुलेशन। तो सबसे पहले अगर आपको इसे सॉल्व करना होगा तो कैसे करोगे, अब आपको पता है आप इसके डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, इसको प्लस करो, हमेशा ऐसे ही करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कभी करना हो देन इसको मल्टीप्लाई करो और इसमें एक हमारा प्लस करो, तो आप आ गया आपका 7/3। तो 7/3 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, तो ये हो गया। देन अब आपका आगे सॉल्व होगा। देन कंपेयर टू कंपेयर फ्रैक्शन, क्रॉस मल्टीप्लाई है। देखो कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आप लोग क्या करते हो कि इनमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, तो आप लोग क्या करते हो कि उस फ्रैक्शन को असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाने के लिए पूरा एलसीएम लोगे, देन सारे डिनोमिनेटर का ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, वो कम से कम 3-4 मिनट लेगा। तो सबसे प्रो मेथड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, टेक 10 सेकेंड्स पर पेयर। कैसे, सपोज करो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूँ, ये मेरा आपका 5/8 है ना, दूसरी जगह आपका है 7/11। अब आपको क्या देखना है, ठीक है, अब आपको देखना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है। अब आप क्या करोगे, 11 और 8 का एलसीएम लोगे, ठीक है, फिर उसके बेसिस पे 88 फिर उसके बेसिस पे मल्टीप्लाई करोगे, बहुत डिफिकल्ट है। देन मतलब टाइम कंज्यूमिंग तो बहुत है ना। अब आपने क्या किया, कुछ नहीं करना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इससे करो इसका इससे करो। जब आपने न्यूमरेटर का 5 से 11 किया तो इस जगह पे क्या आ गया आपका 55, 55 आ गया, यहाँ पे आ गया आपका 56।
तो अब आपको पता चलेगा कौन सा हमारा बड़ा है, 7/11। कुछ नहीं करना, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर सेकंड विद द न्यूमरेटर, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो और एज इट इज रखो। तो 11 5 55, मतलब पहले पे हमारा 55 आया, इधर हमारा 56 आया, और राइट इट ओवर द सेकंड फ्रैक्शन इस तरीके से। तो आपको पता है 56 इज लार्जर देन 55 है, इसका मतलब 7/11 लार्जर देन द 5/8 है। तो कितना ईजी है कंपेयर करना, आप लॉन्ग टाइम में मत जाना, ठीक है। पहला देन फ्रैक्शन परसेंटेज की, ये तो आपको याद करना, अल्टीमेट वेपन है आपका मैथ का और डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें एक तरह से आपकी 2 यूनिट हो रही है। मैं आपको अब डीआई नहीं कराऊंगी, आपको क्या करना है, इन्हीं के बेसिस पे आप डीआई को कैलकुलेट करना है। तो टेबल है, अल्टीमेट वेपन है, याद रखो अच्छे से इनको। 1/2 50% है, 1/3 33.33% है, देन 1/4 25% है, 1/, मतलब एक अगर आपको परसेंट भी पूछता है ना 20% का कितना हुआ, तो आप डायरेक्ट 1/5 के परसेंटेज में भी काम आएगा, तो फ्रैक्शन में भी काम आएगा और परसेंटेज में भी काम आएगा, ठीक है। तो 1/6 का 16.6, और आया कैसे, अगर कोई पूछे बच्चा कि मैम 1/2 का 50% ऐसे, तो आपको पता होगा, लेकिन मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊँ 1/2 का 50% कैसे आया आपका। 1/2, जब हम किसी चीज को परसेंटेज को अगर बदलते हैं तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 2 का 100 में करोगे तो आ गया ना 50%, इस तरीके से ये 50% आया। ऐसे ही सारे 1/3 into 100, 1/4 into 100। अब आपसे अगर आपको कोई पूछेगा तो आप इतना टाइम लगेगा, तो आप सबसे पहले याद करो। और मैं थोड़ा सा हैक बताती हूँ किसी चीज का, जैसे 1/2 50% है, अगर आपको पता है कि 1/4 करना है तो कुछ भी मत करो, इसमें क्या करना, आपको क्या कर देना है, सिर्फ 1/4 करोगे तो 25% आएगा, क्योंकि आपको पता है इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो उधर 2 का डिवाइड होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर आपको 1/2 पता है तो 1/4 भी पता है, क्योंकि इधर भी 2 का हो रहा है तो उधर भी 2 का होगा, है ना, उसमें डिवाइडेड में। 1/5 का करोगे, 1/5 का आ गया 20%, 1/6 का आया, देन 1/7 का है, देन अगर देखो पाई चार्ट 16.66%, तो आपको कितना टाइम लगेगा, तो डिवाइडेड बाई 1/6 डायरेक्ट कर दो ना क्वेश्चन को। 1/7 का 14, 1/8 का 12.5, 1/8 का 12.5 और कैसे कर सकते हो, मैं एक हैक बताती हूँ। ये जो 1/4 है ना, उसमें आपने यहाँ पे 1/4 में 2 का मल्टीप्लाई किया, मतलब डिवाइड किया 2 का, देन 1/8 हुआ, और यहाँ पे भी 2 का करो 25 का, तो उसका आधा आएगा। तो मतलब इस तरीके आप सिस्टमेटिकली कर सकते हो। और 1/9 और 1/11 तो एक है, 1/9 की पूरी टेबल में 11 का टेबल चलेगा, और 1/11 में पूरा 9 का। जैसे आप 1/22 निकालोगे तो आप आएगा 18.88, इधर ऐसे ही 1/9 में 11.11 आया, तो 1/18 का निकालोगे तो आएगा 22.22। तो इसमें पूरा हमारा 11 का टेबल है, इसमें पूरा हमारा 9 का टेबल है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये आपको याद करना, और या भूल भी जाओ तो कुछ याद कर लो, जैसे 1/2 हो गया, 1/5 हो गया, 1/6 हो गया, देन 1/9 हो गया, 11 हो गया, इतना बहुत है, ठीक है। इस तरीके से आपको पहले याद करना है। देन बॉटम अप अप्रोच, कंटिन्यू फ्रैक्शन ट्रैप। कैसे होता है, एनसीए कभी कभी क्या करता है, फ्रैक्शन इनसाइड है, फ्रैक्शन इनसाइड दे देता है, मतलब ब्रैकेट फ्रैक्शन के अंदर ही एक और फ्रैक्शन दे देता है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो एग्जांपल स्ट्रक्चर दे दिया उसने 1, ठीक है, और ये रहा 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1/2। तो अब आप कभी भी इसे ऊपर से सॉल्व मत करो, सबसे पहले आपको सॉल्व क्या करना है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम बॉटम, वर्क योर वे अप। तो हमेशा याद रखो कि नीचे का क्या दे रहा है आपका, 1 + 1/2। तो अब आपको पता है बॉटम पार्ट, अगर इसको सॉल्व करोगे, अगर बच्चे को अगर बेसिक आता है तो 1 + 1/2 का क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, 2 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, 2 + 1/2, तो 3/2 आ गया। सबसे पहले ये हमारा क्या है, मिक्सर है ना फ्रैक्शन का, कंपोजिट, देन 3/2 आ गया इसकी जगह। अब आप इक्वेशन की तरफ बढ़ो, अब आपको पता है कि 1 + 1/3/2 है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब आपको जो 3/2 है ना, उसको जस्ट फ्लिप कर दो 2/3। तो अब आपको क्या करना है, 1 + 2/3 = 5/3। एक तो ये मेथड्स है। दूसरा मैं आपको बता दूं जो हम बच्चे करते हुए आ रहे हैं, कि जैसे आपका 1 हो गया, ठीक है, अब 1 के बाद क्या है 1, ठीक है। अगर एक और अगर ये मेथड आपको अगर टफ लग रहा है कि जस्ट उसको फ्लिप कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, लेकिन आप कहोगे मैम इतनी ट्रिक हम कैसे याद करें, तो आपको क्या करना है, जैसे ये आपका 3/2 है, ठीक है। अब आप क्या करो, जैसे आपको पता है ना फर्स्ट का फोर्थ से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड का थर्ड से करते हैं, तो ये तो पूरा फ्रैक्शन है, इसके नीचे हमने एक और मान लिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको इससे करो, फर्स्ट का फोर्थ आपको तो पता ही है, और सेकंड का थर्ड से करते हैं, तब भी तो 2/3 आया ना। तो इस तरीके से 1 + 2/3, अब इसको सॉल्व करोगे तो 5/3
3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ट्रिक और प्रैक्टिस, फ्रैक्शन का क्वेश्चंस लो और उनको प्रैक्टिस करो और फिर मुझे बताओ सॉल्यूशन। अब हमारा फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया। इसी तरीके का फ्रैक्शन कंटिन्यू ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट दे देगा, या कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा दे देगा, या प्रॉपर इम्प्रॉपर फिक्स वाला दे देगा। तो ये हमारी टेक्निक्स हो गई। अब हम नेक्स्ट आ रहे हैं रेशियो प्रपोर्शन। देखो रेशियो क्या होता है, रेशियो सिंपली फ्रैक्शन होता है। आपको पता है ना, एक फ्रैक्शन का ये फॉर्म होता है, जैसे a टू b इज द सेम एज a बाई b। इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटी ऑफ सेम यूनिट। ये हमेशा यानी कंपैरिजन करते हैं दो क्वांटिटी का, जैसे इसका रेशियो इतना है, इसका रेशियो इतना, सेम यूनिट का। सपोज गोल्डन रूल हमेशा ये रखना, रेशियो है नो kg, नो लीटर, नो रुपीज, कुछ भी अटैच नहीं होता। यू कैन फाइंड द रेशियो 2 kg टू 500 ग्राम डायरेक्टली, ऑलवेज कन्वर्टेड सेम यूनिट फर्स्ट। हमेशा अगर आप स्पीड का क्वेश्चन करो, टाइम स्पीड का करो, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले उसकी यूनिट को सेम करो, क्योंकि रेशियो कभी ये नहीं बोलेगा कि ये रेशियो भी आपका 2000 kg बाई 500 ग्राम है, नहीं। तो सबसे पहले आप कन्वर्ट करो सेम यूनिट में, क्योंकि हमारे रेशियो हमेशा किसका निकलता है, कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी इन सेम यूनिट। तो अगर उसने बोला कि 2 kg टू 500 ग्राम है, तो 2 kg को भी ग्राम में करो, 2000 आ गया, देन 2000 बाई 500, तो हमारा 4:1। ये होता है हमारा रेशियो। जब आप उसे डिडक्ट करके उसके बाद वो नहीं कर सकती, देन वो रेशियो है। इसका मतलब 4 गुना हमारा है किसी एक गुने का 4 गुना है। देन दूसरा कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इफ यू मल्टीप्लाई डिवाइड बोथ साइड, सपोज करो मैं दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो सेम वैल्यू रहेगी। फॉर एग्जाम्पल does not change, 2/3 is exactly same as a 20, 30, 406। सपोज करो आपका 20, 30 जैसा 2/3 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप इसमें कितने का भी मल्टीप्लाई करो, लेकिन बोथ साइड करो, डिनोमिनेटर भी सेम और न्यूमरेटर में भी सेम। तो अगर मैं 2, अगर इसमें मैं 10 का करती हूँ, नीचे भी 10 का करूंगी, तो 20/30 सेम रहेगा। अगर मैं इसमें फिर से 20 का करती हूँ, तब भी वो सेम रहेगा। तो ये कहना चाह रहा है, आप दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कभी कभी हमें इजी चीजें बनाने के लिए सेम नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो हमारा रेशियो चेंज नहीं होता। अब हम एक ऐसी टेक्निक पढ़ेंगे जो कि बहुत आपके एग्जाम में काम आने वाली है। सपोज कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि रेशियो में क्या क्वेश्चन पूछेगा कि a/b रेशियो 2/3 है, b/रेशियो 4/5 है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ a रेशियो b रेशियो c। तो इसमें क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, बहुत कॉमन मल्टीपल करेंगे उसको, b को कॉमन फाइंड आउट करने के लिए, देन रेशियो मैनुअली करेंगे। लेकिन आपको मैं ऐसी टेक्निक बताऊंगी जिसमें क्या है, जैसे आप रिवर्स एन या जेड टेक्निक। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों रेशियो को आप कैसे लिखो, वर्टिकल में लिखो। वर्टिकल में मतलब a रेशियो b को आपने लिखा 2/3, ठीक है, ऐसे वर्टिकल किया, देन 2/3 हो गया। देन आपने दूसरा रेशियो क्या हमारा b2 रेशियो 4/5, ठीक है। इस तरीके से आप वर्टिकल में लिखो। और ट्रिक क्या हमेशा याद रखना, रिवर्स एंड मतलब आप जेड यूज करना। तो जेड कैसे लिखते हो, आपको पता है जेड हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अब आप इसका रेशियो निकाल सकते हो। तो जेड मतलब पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 4, देन जेड अब आया आपका ऐसे, देन आप 3 × 4 का करोगे, देन ऐसे, देन न्यूमरेटर का मतलब पहले क्या न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करोगे, देन पहले न्यूमरेटर दूसरे डिनोमिनेटर का करोगे, देन लास्ट में दोनों डिनोमिनेटर का करोगे। तो इससे क्या होगा, आपका इजीली a रेशियो b रेशियो c इजीली निकल जाएगा। 2 4 8, देन 3 4 12, देन 3 5 15। तो हमेशा रखना जेड ट्रिक, फिर दोनों को वर्टिकल लाइन में लिखो रेशियो को, देन उनको आपने क्या किया, जेड की ट्रिक में या रिवर्स एंड की ट्रिक में सॉल्व कर लिया। तो ये आप ना विद इन 5 सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हो। देन प्रपोर्शन एक्सट्रीम एंड मीन्स। सपोज करो दो रेशियो इक्वल है ना, दे आर प्रपोर्शन a रेश टू b एंड देन उसका भी आपका c रेशियो टू d। तो अब आप क्या करोगे, तो अगर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आपको पता आउटसाइडर एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इनसाइडर, तो प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं आपको पता है, a का d है ना, ऐसे तो निकालते हैं। देन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इनसाइडर मतलब b इंटू सी। इसी तरह फर्स्ट का फोर्थ एंड सेकंड का थर्ड, इसी तरीके से हम रेशियो निकालते हैं जब इस तरीके से हमें दिया होता है प्रोपोर्शन में। तो ये होगा हमारा इनसाइड में। तो डायरेक्ट p/q अगर पूछा जाए, फाइंड द मीन्स प्रोपोर्शन 4 and 60, तो मीन्स का प्रोपोर्शन है, तो मीन्स का प्रोपोर्शन आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, मीन्स का प्रोपोर्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे, 4 and 16 का सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई करते हो। तो अब आपको पूछेगा, तो हमें क्या करना है, सिंपल कि मल्टीप्लाई देम, टेक द स्क्वायर रूट, दोनों का मल्टीप्लाई करो,
देन उनका स्क्वायर रूट ले लो, तो आपको इजीली मीन पता चल जाएगा, है ना। ये होता है हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला। आपने पढ़ लिया प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ, एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बी इंटू सी। अगर मीन्स का प्रोपोर्शन पूछा जाए डायरेक्ट पी वाई क्यू में, मीन्स प्रोपोर्शन निकालो 4 एंड 16 का, तो मल्टीप्लाई करो दोनों का, देन उसका स्क्वायर रूट ले लो, तो आपका मीन प्रोपोर्शन निकल आएगा। देन थर्ड प्रोपोर्शन, ये तो हो गया आपका मीन्स प्रोपोर्शन। अगर आपसे पूछे थर्ड प्रोपोर्शन, जैसे फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए रेशियो टू बी, तो आपको पता है थर्ड प्रोपोर्शन शॉर्टकट फॉर्मूला है, तो आप कैसे लिख सकते हो थर्ड प्रोपोर्शन का। जैसे आपको पता है थर्ड नंबर आपका बी है, ठीक है, बी इंटू बी बाई ए, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो बी स्क्वायर ऑफ ए तो आपका थर्ड है। तो आपको यहाँ पे क्या चीजें याद रखनी है, पहली तो आपको यूनिवर्सल फॉर्मूला प्रोडक्ट अगर पूछा जाए कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, देन अगर आपसे मीन्स प्रोपोर्शन पूछे तो आप मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट निकालना है। देन थर्ड प्रोपोर्शन पूछे तो आपका जो ए एंड बी का पूछे तो बी स्क्वायर बाई ए, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। देन एज ट्रैप, अब एनटी क्या करता है, एज बेस्ड रेशियो दे देता है, तो आप प्लीज इक्वेशन में एक्स बाई इक्वेशन यूज मत करना। सबसे पहले कंसेप्ट करो, द एज डिफरेंस बिटवीन टू पीपल नेवर चेंज। याद रखना, अगर कोई आज मुझसे 5 साल बड़ा है तो मैं कितनी भी साल की हो जाऊंगी, वो इंसान मुझसे 5 साल बड़ा रहेगा, पहला ट्रैक, ठीक है। एज डिफरेंस बिटवीन टू पीपल नेवर चेंज वेदर इट इज 10 ईयर अगो और 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है। शॉर्टकट एप्लीकेशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेशियो ऑफ ए रेशियो बी का 3/4 है, आफ्टर 5 ईयर रेशियो बिकम बन गया हमारा 4/5। देन ए की करंट एज निकालनी है, इसी तरीके से हम पढ़ते हैं। तो अब इसमें क्या करना है, एक तो आपने ऐसे निकाला कि ए टू बी 3/4 प्लस 5 करा, देन उसका नेक्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी +5 में इक्वल टू, मतलब ऐसे माना हमने 3x/4 इक्वल टू 4x + 5 + 5। एक तो ये इक्वेशन होगी जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, जो आप सबको पता होगी। नेक्स्ट हमें आपको अगर एक शॉर्टकट दूं तो सपोज करो एक वर्टिकल गैप देखो, ये इंसान हमारा ए रेशियो बी की एज में जो डिफरेंस है वो 3/4 है, मतलब ए गोज टू फ्रॉम 3 to 4 गया ना, तो +1 का गैप आ रहा है, +1 का। अगर बी गोज टू उसमें गया 4/5 में, तब भी 1 का गैप आ रहा है, तो गैप इज बैलेंस्ड, मतलब आपका 5 ईयर एक्चुअल ईयर है। सपोज देखो 3/4 देखोगे, 3 to 4 जाने में उसे कितना लग रहा है, +1 यूनिट लग रहा है। आफ्टर 5 ईयर भी 4 to 5 गया, इसमें भी +1 है, इसका मतलब आपका जो वो है गैप आपका बिल्कुल बराबर है। तो जब आपका गैप बराबर आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो करंट रेशियो बाई 5, क्योंकि 5 एक्चुअल ईयर है, तो ए की एज निकालनी हो तो 5 × 3 मतलब 15 ईयर, बी की एज निकालनी हो तो 5 × 4 मतलब 20 ईयर। तो आपको पता है कि जो करंट रेशियो है वो हमारा जो ए का है वो 15 ईयर है, बी का 4/5। तो आप ना इसमें कैलकुलेट मत करो, सिर्फ आप यूनिट देखो, अगर यूनिट का बराबर है तो आप समझ जाओगे 5 का ही है, तो 5 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट निकाल दो। ये हमारा एक शॉर्टकट एज ट्रैप फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, मिक्सचर ट्रैप, कि कोई कंटेनर है उसमें इतना दूध है, इतना पानी है, उसका इतना रेशियो, और उसमें कितना पानी मिलाया जाए तो इतना रेशियो हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, तो देखने में तो बहुत डिफिकल्ट सा लग रहा है लेकिन बहुत इजी ट्रिक है इसकी। सपोज करो इसने क्या बोला, क्वेश्चन ने हमारा 40 लीटर मिक्सचर कंटेन है, तो सबसे पहले हमारा टोटल कितना है 40 लीटर है, जिसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:1। अब कितना उसमें पानी मिलाया जाए कि वो रेशियो 2/1 बन जाए। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, कांस्टेंट एलिमेंट देखो कि क्या हम ऐड कर रहे हैं, मतलब पानी ऐड कर रहे हैं, और क्या हम चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब मिल्क हम चेंज नहीं कर रहे। दोनों रेशियो में हमारा जो मिल्क का रेशियो वो सेम है, वो रहेगा, ठीक है। वाटर की रेशियो एडजस्ट होगा, तो हमने ओल्ड रेशियो देखा 3:1, देन मिल्क न्यू रेशियो हमारा 2:1। तो अब हम क्या करते हैं, जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम ना कॉमन चीजें देखते हैं इक्वल करने के लिए। अगर मिल्क का ही कॉमन करना है, जैसे x + 2x + y है, तो अगर हमने देखा कि नीचे आपका 3x + y है, तो हम क्या करेंगे कि 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, देन नीचे 2 का कर देंगे, तो 6x हो जाएगा, तो हमारा कॉमन निकल जाएगा। जैसे हमने इसमें किया तो हमने मल्टीप्लाई इस इक्वेशन को किससे कर दिया, 2 से, देन इस इक्वेशन को हमने कर दिया 3 से। तो जब इसका देखोगे तो नया रेशियो क्या आ जाएगा हमारा, 2 3 6, देन रेशियो 2, ठीक है, दोनों का 6:2 आया।
क्योंकि मैंने आपको बताया दोनों साइड मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई भी रेशियो में चेंजेस नहीं आते, ये हम कैलकुलेशन के लिए करते हैं। नीचे आपने 3 का करा तो 3 इंटू 2 मतलब 6 आया, देन आपका 1, ठीक है, तो यहाँ पे 6:1 आया। अब आपको पता है जो ओल्ड रेशियो है वो हमारा 6:2 आ रहा है, इसका मतलब हमारी टोटल यूनिट कितनी थी 8, ठीक है, 8 टोटल यूनिट है, और टोटल हमारा पानी कितना है, मतलब मिक्सचर कितना है 40 लीटर। तो अब हमें एक अगर निकालनी हो कि एक यूनिट की कितनी वैल्यू है, तो आपको पता है एक का निकालेंगे तो 40 डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे, ठीक है, तो कितना आया आपका 40 डिवाइड बाई 8 मतलब 5 आया, ठीक है। अब आपका आ गया 5, तो 5 लीटर आ गया। तो अब आपको एक यूनिट का वैल्यू पता चल गया 5 लीटर। अब नया जो रेशियो वो हमने कितना निकाला था 6:1। तो आपको पता है 6 तो आपका मिल्क है और 1 रेशियो मतलब आपका वाटर है, तो वाटर का अगर एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 5, तो 1 इंटू 5 इसका मतलब 5 लीटर पानी मिलाएंगे, ठीक है। तो अब आपने पता चलेगा कितना ऐड करना है 5 लीटर पानी ऐड करना है, जिससे हमारा रेशियो 2:1 हो जाए। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो, नहीं हुआ हो तो कमेंट सेक्शन बताइएगा, मैं सेपरेट क्लास ले लिया करूंगी, रेशियो का अलग, एवरेज अलग, अगर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आए तो। अब मैं आपको ऐसी इनकम एक्सपेंडिचर वाली हैक बताने वाली हूँ जिसे आप बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। सपोज पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इनकम ऑफ ए रेशियो बी आर रेशियो इन 3/2, देन उसका एक्सपेंस है 5/3, देन इफ ईच सेव ₹1000 फाइंड द ए इनकम। इसी तरीके से तो आप क्या करोगे, पुराना मेथड यूज करोगे, 3x मतलब उसकी जो इनकम है, देन उसकी जो सेविंग है उसको माइनस करके एक्सपेंस आया, देन बाई 2x माइनस 1000 इक्वल टू 5/3। एक तो हो गया आपका अमेटर मेथड। देन मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ। सबसे पहले आप क्या करो, इनकम को लिखो, जैसे इसमें लिखा है देखो, इनकम देन एक्सपेंस देन सेविंग, देन सबको इनकम ए का कितना है 3 रेशियो है, देन उसका एक्सपेंस कितना है हमारा ये रहा 5 है, और देन उसकी सेविंग 1000 है। ऐसे बी का लिखो, बी का रेशियो हमारा ये 2 है यहाँ पे, देन इसका एक्सपेंसेस 3 है, देन 1000 है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 क्रॉस मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब ये जो टॉप 2 के हैं उन्हें सबसे पहले इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब इनकम और एक्सपेंस को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो आपने देखा कितना आया आपका 3 इंटू 3 मतलब 9, ठीक है, 9 एंड 2 बाई 5 मतलब 10, तो आपका आ गया 1 यूनिट। 9 में से अगर 10 गया तो आपको पता है प्लस माइनस नहीं होता इसमें, देन आपका आ गया 1 यूनिट आ गई, ठीक है। पहला तो ये रीजन। देन आप क्या करो, अब बॉटम 2 को करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बॉटम 2 को करोगे तो 5 का 1000 आ जाएगा और 3 का 3000 आ जाएगा। देन ऐसे इसको 5000 में से 3000 जब माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा 2000। तो अब आपको कितना पता चल गया कि 3000 को अगर आपने माइनस किया तो अब आपको पता चलेगा 5 में से अगर 3000 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा 2000 आएगा। तो मतलब एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी आपकी, ये 2000 होगी, ठीक है। अब 1 यूनिट 2000 है। अब उसने बोला कि ए की कितनी इनकम है, तो आपको पता है ए का कितना है, अगर आप इनकम देखो 3 का, तो 3 इंटू 2000 इक्वल टू 6000। विदाउट एलजेब्रा आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस, तो मतलब हमेशा याद रखो, वर्टिकल में रखो, देन क्रॉस अप टॉप करो, फिर क्रॉस बॉटम करो, देन आपको इजीली आप इन सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हो। देन कम टू द पार्टनरशिप एंड प्रॉफिट शेयरिंग। एक क्वेश्चन आया था कि ए इन्वेस्ट ₹50,000 फॉर 12 मंथ, बी ज्वाइन आफ्टर 6 मंथ, व्हाट इज विद ₹1 लाख, हाउ इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई एंड ऑफ ईयर। बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे उनका ना तुरंत, अरे उसने 50,000 इन्वेस्ट किया, उसने 1 लाख इन्वेस्ट किया, तो जस्ट डिवाइडेड बाई 1/2 रेशियो निकाल के दे देते, पर ये रॉन्ग है। कम से कम आपको ईयर तो देखना चाहिए ना कि वो 50,000 इन्वेस्ट कर रहा है 12 महीने में, उसने 6 महीने बाद ज्वाइन करी है तो उसने 1 लाख करा है, तो आप उन्हें कितने टाइम तक उसका मनी बिजनेस में रहा उस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट इंटू कितना टाइम लगा, ठीक है। अगर सपोज करो ए की वैल्यू कितनी होगी 50,000 इंटू 12 मंथ्स, तो उसका हो गया 6 लाख, ठीक है, प्रॉफिट आया। देन बी आया 6 महीने बाद, तो उसने 1 लाख इन्वेस्ट किया तब भी 6 लाख हो गया, तो एक्चुअल प्रॉफिट रेशियो क्या हो गया 1/1। तो मतलब ये जो हमारा प्रॉफिट शेयर करेंगे वो इक्वली करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछता रहता है, तो ये हमारे रेशियो और प्रोपोर्शन में आते हैं। देन कॉइन ट्रैप, देखो कितने सारे क्वेश्चन, कभी कॉइन का पूछ लेगा, कभी मिक्सचर का पूछ लेगा, कभी रेशियो पूछ लेगा, कभी मीन्स वैल्यू पूछ लेगा, रेशियो से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो उसने बोला एक बैग है, ठीक है,
उसमें 1 रुपया 1 50 पैसा 25 पैसे हैं, किसकी फॉर्म में, 2:3 की फॉर्म में, 3:4, मतलब जो रुपये 1 है वो 2 का है, 50 का हमारा 3 गुना है उसका 1:2 का, एंड 25 का 4 है। टोटल पैसा हमारे पास है 180 रुपए। ठीक है, टोटल रुपीज हमारे पास कितने, 180 रुपए, सॉरी पैसा नहीं बोलना चाहिए, रुपए बोलना चाहिए। अब उसने बोला 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स पूछे। तो अब आपने क्या किया, अब यू कैन नॉट मिक्स द नंबर ऑफ कॉइन विद द वैल्यू ऑफ रुपीज। अब डायरेक्ट ऐसे मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है जो हमारा रुपए वो हमारा जैसे आपको पता है 100 पैसे में 1 रुपया होता है। ठीक है, तो अब आप ऐसे मिक्स तो नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो सबसे पहले आप कन्वर्ट करोगे रुपी वैल्यू में, ठीक है, इनटू अ रेशियो रुपी वैल्यू में। सपोज 1 कॉइन है, ठीक है, तो 2 है तो इसका तो 2 यूनिट रहेगा, तो वैल्यू इसकी 2 ही हो गई। 50 पैसा है ना, उसकी 3 यूनिट्स हैं। तो अब इसको हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे, तो आप क्या करोगे, 3 यूनिट्स को डिवाइड बाई 50, देन आपका वैल्यू आ गया 1.5। 25 पैसे की 4 यूनिट्स बनेगी, पता है ना आपको, अगर वो 4 यूनिट का रेशियो है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, 1 आ गई। समझ में आ गई किस तरीके से किया है हमने। ठीक है, अब आपने इस तरीके से कैलकुलेट कर दिया, 50 पैसे की 3 यूनिट 3 था तो इसका 1.5 वैल्यू आया, देन 25 इसकी 4 उसमें थे बैग में, इतने कॉइन्स थे ना, नंबर ऑफ कॉइन्स बता रहा है कि इतने थे, तो इसकी वैल्यू आई हमारी 1। अब आपका टोटल वैल्यू यूनिट कितनी हो गई, 2 प्लस 1.5 प्लस 1, मतलब 4.5 यूनिट टोटल हो गई। और 4.5 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारी, 180। तो 1 यूनिट का जब डिवाइड करोगे 4.5 से तो आपके पास आ जाएगा 40। तो अब 1 यूनिट की वैल्यू 40 हो गई। अब बोला 50 पैसा कॉइन की बोल रहा है, तो 50 पैसा कॉइन हमारा कहाँ पे, 3 रेशियो है, तो 3 इंटू 40 मतलब आपके पास उसमें कितने होंगे, 120 कॉइन होंगे। तो सबसे पहले आप मिक्स मत करना कॉइन्स को वैल्यू ऑफ रुपीज के, सबसे पहले आपने जैसे मैंने बोला ना 1 रुपए की 2 यूनिट है, ठीक है, तो ये तो सेम है। अब आपने सबके सेम रखना है, 50 पैसे की 3 यूनिट है, तो अब आपने क्या कर दिया, 50 का 3 से मल्टीप्लाई किया, देन आपका 1.5 आया, ठीक है, देन 25 की 4 है, देन इसका कर दिया तो 1 आएगा। अब ये यूनिट आ गई 2:1:0.5 प्लस 1, इस तरीके से आपकी 4.5 यूनिट होगी। अब आपको पता है टोटल 4.5 यूनिट का जो है वो 180 रुपए, तो 1 यूनिट का 40 हो गया। अब डायरेक्ट आप 25 पैसे का 50 पैसे का, अब आपसे पूछे 25 का कितना है तो आप 4 का मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपसे पूछे रुपए का कितने हैं तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसलिए इस तरीके से आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। देन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इस चीज को हम सॉल्व करेंगे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को। तो अब देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस क्या है, सबसे पहले आपको पता है कि बेसिक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, जो कि सारे बच्चों को पता होगी। गोल्डन रूल क्या है, अगर आपको पता है कि अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आपको स्पीड और टाइम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। लॉजिक, अगर आपकी स्पीड डबल हुई तो टाइम कितना हो जाएगा, बिकम एग्जैक्टली हाफ। तो कैसे मैं बताता हूँ, स्पीड डबल है, सपोज करो अब d इक्वल टू एस इंटू टी है, तो इसको अगर s क्या हो जाएगा, s हो जाएगा हमारा d इंटू टी हो जाएगा। तो आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है टाइम और स्पीड, याद रखना, ठीक है। अगर आपका डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शन है, कि अगर स्पीड बढ़ी तो आपका टाइम कम हो जाएगा। दूसरा, पहला तो गोल्डन रूल है इसका स्पीड का। देन यूनिट कन्वर्जन ट्रिक, हमेशा याद रखना कि अगर किलोमीटर पर आवर है और टाइमिंग आपका सेकंड में, तो आपको उन सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा मैचिंग करने के लिए। तो अगर किलोमीटर आवर्स टू मीटर पर सेकंड है तो मल्टीप्लाई बाई 5/18 करो, मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर आवर्स है तो मल्टीप्लाई बाई 18/5 करो। तो मैं इसकी एक ट्रिक बता देती हूँ कि याद रखना, किलोमीटर से अगर बड़े से छोटा आ रहा है तो छोटा ऊपर आएगा, अगर छोटे से बड़ा आ रहा है मीटर से किलोमीटर आएगा तो बड़ा ऊपर आएगा। इस तरीके से याद कर रहे हो, किलोमीटर इज बिगर सो व्हेन कन्वर्टिंग टू स्मॉल देन स्मॉल नंबर इज गोज, ठीक है। जैसे इस तरीके से आप याद करोगे, अगर हम छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो छोटा ही न्यूमरेटर आएगा, ठीक है। तो 5/18 या 18/5 ये ट्रिक है। देन एवरेज स्पीड फ्रैप, सपोज करो हम जैसे हम जो क्वेश्चन क्या पूछा था P/Q में, उसने बोला कि एक पर्सन है वो ट्रेवल कर रहा है A to B, मतलब A से B जगह पे जा रहा है, तो उसकी जो वो है वो कितना है हमारा 14 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड कितनी है, A से B जा रहा है तो वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, लेकिन वो B से फिर लौट के आ रहा है तो वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है।
तो अब उसकी एवरेज मतलब वो गया तो 40 किलोमीटर आवर्स की स्पीड से गया और रिटर्न आया तो वो 16 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से गया। अब एवरेज स्पीड क्या है, तो बच्चे क्या करते हैं, इसे 14 + 60 बाई एवरेज निकाल के 40 किलोमीटर आवर्स दे देते हैं और ये ऑप्शन एनटीए देता है, जिससे बच्चों को लगे अरे वाओ आई डिड करेक्ट, बट एक्चुअली में 100% रॉन्ग। तो प्रो शॉर्टकट क्या है, इक्वल डिस्टेंस फॉर्मूला हमेशा याद रखना। अगर कोई भी चीज ट्रेवल इन सेम मतलब डिस्टेंस, अगर आपका ट्रेवल जो डिस्टेंस है वो सेम हो बोथ पार्ट्स का, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, 2s1, ये रहा 2s1 इंटू s2 बाई s1 प्लस s2, मतलब स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाई स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। तो अब आपको पता है 2 मतलब दो वापस भी जा रहे हो और लौट के भी आ रहे हो तो 2 हो गया। देन स्पीड 1 क्या थी हमारी 40, देन 60, ठीक है। तो आपने 2 इंटू 40 इंटू 60 मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60। मतलब हमेशा इन क्वेश्चंस के जो फॉर्मूले वो तो आपको याद करने, क्योंकि आप कैसे निकालोगे, इस तरीके से निकालो ना, दोनों का मल्टीप्लाई करो 2 करके, देन प्लस करके डिवाइड कर दो। तो अब आपको पता चल गया 4800 डिवाइड बाई 100 इट मीन्स 48 किलोमीटर पर आवर है। एक मैं आपको एक हैक बताती हूँ, हमेशा याद रखना। जैसे अभी हम परसेंटेज पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस के रेशियो पढ़ेंगे कि अगर किसी को 10% लॉस हुआ 10% प्रॉफिट हुआ तो देन सब बच्चे कहेंगे बराबर है, तो वो थोड़ा सा मतलब जो हमारा एक्चुअल होता है ना उससे थोड़ा सा कम आता है। जो हमारे चाहे 50% निकाला इसका हमेशा कम आएगा, याद रखना। ऐसे हम डिस्काउंट पढ़ेंगे तो हम जो डायरेक्ट कर देते हैं ना उससे थोड़ा सा कम है। देखो 50 किलोमीटर से आया, अब ये 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए। तो फॉर्मूला आपको याद रखना 2 इंटू s1 इंटू s2 डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2। देन ट्रेन क्रॉसिंग, सपोज करो कोई ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो इसमें डिस्टेंस को कैसे हम मेजर करते हैं कि आप लेंथ को कैसे, अगर फॉर ट्रेन हैव अ लेंथ, तो अब आपको वो आपको कौन सी लेंथ हमें ऐड करनी होती है। रूल 1, क्रॉसिंग है जीरो लेंथ ऑब्जेक्ट। सपोज करो मैं ऐसे बोलूं कि उसने एक पोल क्रॉस किया, उसने एक ट्री क्रॉस किया, उसने एक आदमी क्रॉस किया, उसने एक स्टैंडिंग मैन क्रॉस किया, तो इसका मतलब हमारा इसमें डिस्टेंस इसका ऐड नहीं होना है, जीरो लेंथ ऑब्जेक्ट है। लेकिन तो हमारा टोटल डिस्टेंस ऑफ कवर क्या हो जाएगा, जितनी लेंथ ऑफ ट्रेन है उतना ही माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अब क्रॉसिंग द लेंथ बेस्ड ऑब्जेक्ट, सपोज उसने कहा एक प्लेटफॉर्म क्रॉस किया या एक ब्रिज क्रॉस किया, टनल किया या अनदर ट्रेन किया, तो हम टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन और उसकी ऑब्जेक्ट की भी लेंथ क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस। तो आपको पता है लॉजिक है, कॉमन सेंस की बात है। ट्रेन हैजंट क्रॉस अंटिल वेरी लास्ट कंपार्टमेंट लीव द प्लेटफॉर्म, जब तक ट्रेन क्रॉस नहीं हो चुकी होती, जब तक उसका कंपार्टमेंट उस प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ सकता ना, तभी पूरा वो कैलकुलेट होता है। देन रिलेटिव स्पीड, एक तो ट्रेन क्रॉसिंग का हो गया। रिलेटिव स्पीड है जब दो बॉडी मूविंग एट द सेम टाइम, जैसे टू ट्रेन, पुलिस चेजिंग ए थीफ, मतलब पुलिस चोर को पकड़ रही है, दो ट्रेन जा रही हैं सेम डायरेक्शन में, तो आपको क्या करना होता है, सेम रिलेटिव मूविंग टुगेदर, एक साथ चल रही है। जैसे अगर कोई पूछे अगर एक ट्रेन एक दो आदमी है, जैसे पुलिस चोर को पकड़ रहा है सेम डायरेक्शन में, तो आप क्या करो उनकी स्पीड को माइनस कर दो, ठीक है। लॉजिक क्या होगा, इट टेक लॉन्गर टू ओवरटेक समवन हु इज ऑल्सो रनिंग, तो अगर वो उससे टाइम लगे ना ओवरटेक करने में, तो आपने क्या किया s1 माइनस s2 कर दिया। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं टूवर्ड्स द ईच अदर, सपोज मैंने बोल दिया कि दो ट्रेन आपस में मतलब एक डायरेक्शन में आ रही है, जैसे एक A टू B जा रही है, उधर से B टू A आ रही है, तो आप हमेशा उनकी स्पीड को ऐड करो, क्योंकि आपको पता है दे विल क्रैश और क्रॉस ईच अदर वेरी फास्ट बिकॉज बोथ आर कवरिंग द डिस्टेंस, दोनों कवरिंग डिस्टेंस कर रही है तो दोनों आ जाएंगी, तो वो प्लस करो। देन दूर अगर सेम डायरेक्शन में ऐसे जा रही है तो आपको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। इस तरीके का आप यूज कर सकते हो, ये हैक है। देन अब हम पढ़ेंगे आपके परसेंटेज की, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। परसेंटेज जो मैंने अभी फ्रैक्शन में पढ़ाए थे, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, अब परसेंटेज टू फ्रैक्शन, देखो दो जगह काम आएगी अगर आपको। यू नेवर फिनिश अ डेटा इंटरप्रिटेशन टाइप, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या पूछता है, परसेंटेज पूछेगा, फ्रैक्शन पूछेगा, तो जब तक आपको ये
याद नहीं होगा, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप सबसे पहले इसको याद करो। 50% का 1/2 है, अभी हम क्या पढ़े थे, 1/2 का 50% है, 33.33 का 1/3 है, 25 का 1/4, अभी मैंने जस्ट आपको फ्रैक्शन में पढ़ाया है। 20 का 1/5 है, 16.6 का 1/6 है, देन 12.5 का 1/8 है, 11.11 का 1/9 है, देन 9.09 का 1/11 है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे 16.66% ऑफ 3600, तो आपको 16.66 का नहीं करना, आपको 1/6 का डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 600। तो ये इतना इजी होता है ना, आपकी कैलकुलेशन से आप बचते हो परसेंटेज टू फ्रैक्शन में। पहला। देन प्राइस एंड कंजप्शन ट्रैप। अगर सपोज करूं, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, परसेंटेज पूछ रहे हैं, तो अब इसमें कहीं ना कहीं पूछ लेता है कि अगर उसका प्राइस इतना बढ़ा, देन उसने कंजप्शन कम कर दिया तो कितना आएगा। तो पहला पीवाईक्यू क्या, मतलब पीवाईक्यू में क्वेश्चन इस तरीके का आया, द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 25%। ठीक है, आप जो शुगर लेके आ रहे हो उसका 25% इंक्रीज हो गया, एंड बाई व्हाट परसेंट शुड बी फैमिली रिड्यूस द कंजप्शन सो एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। उन्होंने बोला कि कितना परसेंट लोग बच्चे जो शुगर को यूज करना कम कर दे, जिससे कि हमारा खर्चा सेम रहे, क्योंकि चीनी का प्राइस तो बढ़ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, तो कितना कम आप पेट्रोल यूज करो जिससे कि हमारा खर्चा सेम रहे जो पहले आता था। तो पहले अब क्या करोगे, एक्स एंड बाई फॉर द प्राइस एंड क्वांटिटी सॉल्व करोगे। अब मैं आपके लिए शॉर्टकट मेथड डालती हूँ, हमेशा बेस मानो 100। परसेंटेज में आपको हमेशा बेस कितना मान के चलना है, 100, मतलब पूरा एक चीज है वो 100 है। ठीक है, ऐसे मान के चलो। अज्यूम ओरिजिनल प्राइस जैसे 100 है, देन न्यू प्राइस क्या होगा, 25% बढ़ा, देन आपका 100 प्लस 25, तो अब आपका होगा 125। ऐसे ही बढ़ाते ना, बढ़ा हुआ ओरिजिनल प्राइस में। अब गो बैक टू 100 फ्रॉम 125। अगर आपने देखा 100 में से 125 में कितने का गैप आ रहा है, 25 का आ रहा है। ठीक है, अब न्यू प्राइस क्या हो गया हमारा, 125 होगा। ठीक है, अब हमने बोला कि अब आप ये मुझे बताओ कि मुझे एक्सपेंडिचर मेरा सेम रहे तो कितना हमें कम कर देना चाहिए। तो कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं कि बेस इज नाउ द न्यू प्राइस, तो बेस हमेशा याद रखना न्यू प्राइस रहेगा। तो गैप कितना आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, 125 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपको पता है 25 है, उनका गैप 25 आ रहा है आपका, देन डिवाइड बाई बेस हमारा न्यू मिल गया, देन 100, तो आपका पता चल गया 20%। ठीक है, बच्चे ऐसे सोचेंगे कि शुगर इंक्रीज 20% हुई है तो हमें एक्सपेंडिचर जो हमें रिड्यूस है वो 20% डाउन कर देना चाहिए। तो मैं आपको ये हैक बता रही थी, अभी जैसे 50 का 48 आया है तो थोड़ा सा कम आता है। ठीक है, तो फैमिली मस्ट रिड्यूस कंजप्शन बाय द 20%। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। देन सक्सेसिव परसेंटेज पूछा जाए, सपोज करो कि अगर वैल्यू चेंज ट्वाइस, सैलरी इंक्रीज बाई 20%, देन डिक्रीज बाई 10%। जैसे आपको अगर मैं कभी पूछूं कि अगर आपकी सैलरी 20% इंक्रीज हुई, देन डिक्रीज 10% हुई, तो बच्चे क्या करते हैं 20-10, तो आप मान के चलते हो 10% तो इंक्रीज होगी। नो, क्योंकि जो हम कैलकुलेट करते हैं वो न्यू चीज पे कैलकुलेट करते हैं ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ो। तो नेट चेंज क्या है, अगर आप मान लो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है इसका, अगर कोई ऐसी चीज पूछी जाए तो a प्लस बी, ठीक है, प्लस ए इंटू बी डिवाइड बाई 100। तो हमेशा याद रखना, अगर जो सैलरी इंक्रीज हुआ देन डिक्रीज हुआ देन प्लस दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, तो अब एग्जीक्यूशन कैसे करोगे, यूज प्लस फॉर इंक्रीज डिक्रीज। जैसे सपोज करो ए इंक्रीज हुआ 20, बी डिक्रीज हुआ 10, तो आपने क्या किया ए प्लस बी के फॉर्मूला में 20 प्लस माइनस आपको पता है 10 हो गया। ठीक है, प्लस 20 इंटू माइनस 10 डिवाइड बाई 100। तो अब ये इसका डिवाइडेड बाई 100 है। देन अब आप कैसे करोगे, 20 माइनस 10 आपका 10 आया यहाँ पे, करो सॉल्व, एंड 200 बाई 100 मतलब माइनस के 2, तो आपका 8% सैलरी इंक्रीज हुई है। तो अगर आप सोचोगे 10% नहीं, मैंने आपको बोला ना कि थोड़ा सा आपका जो भी होता है वो थोड़ा माइनस में होता है। ठीक है, 8% होता है। तो अगर आपको ऐसी चीजें पूछा जाए कि सक्सेसिव परसेंटेज है कि अगर चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आपका फॉर्मूला इसे याद रखिएगा कि अब आपको कुछ भी नहीं करना कि किसी चीज की कीमत 19,999 है, अब वो 20% बढ़ गई, 10% घट गई। नो, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ फोकस करना है कि कितना बढ़ा और कितना घटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, दैट्स व्हाई आई कवर। देन पासिव मार्क्स, देखो ये भी क्वेश्चन जब मैंने दिया था तो ये वाला क्वेश्चन आया था। ई स्टूडेंट स्कोर 30 मार्क्स एंड फेल बाई 15 मार्क्स। उन्होंने बोला कि एक स्टूडेंट है उसने 30% मार्क्स लेके आए लेकिन वो 15 नंबर से फेल हो गया। दूसरा जो स्टूडेंट था उसने 40% मार्क्स लेके आए लेकिन 25 नंबर उसके ज्यादा थे, पासिंग मार्क्स थे। याद रखो इस लाइन को,
30% आने पे 15 मार्क्स और होते तो वो पास हो जाता बेचारा। 40% आने पे 25 मार्क्स, पासिंग मार्क्स से भी 25 नंबर ज्यादा थे। तो उसने पूछा टोटल मार्क्स कितने हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले बैलेंस करो परसेंटेज विद द एक्चुअल मार्क्स। शॉर्टकट एजुकेशन डिफरेंस इन परसेंटेज, आपने देखा 40% है और यहाँ पे 30% है, तो कितना परसेंटेज का डिफरेंस आ रहा है, 10% का आ रहा है। मार्क्स में कितना आ रहा है कि ओनली 15 मार्क्स बिहाइंड द पास लाइन और द 25 मार्क्स इन अहेड, मतलब 15 मार्क्स तो उनके जो हमारे वो फेल हुआ है और 25 मार्क्स उसके आए जो उसके आगे आया, मतलब पास होने के बाद। तो टोटल कितने हो गए हमारे 40 मार्क्स, मतलब 10% जो गैप आया उसके 40 मार्क्स है। पता चल गया ना कि देखो एक बच्चा है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 30% मार्क्स आए लेकिन आप 15 नंबर से फेल है, दूसरे बच्चे के 40% आए हैं मार्क्स लेकिन वो 25% से पास है, तो गैप कितने का होगा, 25 + 15, मतलब 40 मार्क्स का गैप है और परसेंटेज में 10 मार्क्स का गैप है, तो 10% ऑफ टोटल मार्क्स कितना है 40, तो 10% का 40 है तो 100% का कितना हो जाएगा 400। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो 100% का 400 हो जाएगा, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में PYQ पैटर्न, यहाँ पे P ऐड कर लेना। क्या था, अगर वोटिंग इलेक्शन ट्रैप वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उन्होंने बोला कि कोई एक इलेक्शन है, ठीक है, एक इलेक्शन हुआ, जैसे आपको तो नोन ही होते हैं कि जो विनर है वो 60% टोटल वोट का लेके आया है। सपोज करो कहीं अगर आपके 2000 वोट हैं तो वो 60% लेके आया है, ठीक है। देन वो वोन बाई 400 वोट, जो जीता है वो 400 वोटों से जीता है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अज्यूम कर लेते हैं जो 600 है टोटल वोट और वो 400 है ना, तो ऐसा नहीं करना। विनर मार्जिन, ये विनर मार्जिन नॉट इन देयर टोटल वोट, टोटल वेट का विनर मार्जिन ये आप मिक्स मत करना, ये मार्जिन है, ठीक है। तो मार्जिन क्या होता है, 400 वोटों का मतलब ये हुआ कि जो दूसरी पार्टी से वो हारा, वो जो दूसरी पार्टी हारी है और ये उस पार्टी से 400 वोटों से जीत गया, ठीक है। टोटल वोट का इसमें कोई लेना देना नहीं है दूसरी पार्टी का, पर हाँ इतना पता है कि इसके जो विनर है वो 60% लेकर आया है टोटल वोट का। अब हम देखते हैं शॉर्टकट, विनर वोट 60%, लूज, इसका मतलब मान के चलते हैं कि टोटल हमारा हमेशा परसेंट में 100 है। तो अगर अब विनर 60 है तो लूजर कितना होगा, 100 - 60 = 40%। देन विनर मार्जिन गैप, अगर देखें कि विनर मार्जिन का गैप कितना है दोनों के बीच में, क्योंकि हम देखो हमारे पास एक है 400 वोट है जो मार्जिन है लूजर और विनर के बीच में, तो हम परसेंट का भी निकालेंगे। तो आपको पता है 60 विनर है, 40 हमारा लूजर वाला है, देन 20% का गैप आया है, ठीक है। अब आपको पता है कि विनिंग मार्जिन का 400 है, सो 20% का कितना हो गया 400 है। अब हम इसको 100 बनाना है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई 5 कर दोगे बोथ साइड। अगर इसके साथ मल्टीप्लाई बाई 5 करोगे तो यहाँ 100, जब हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है, इतना तो आपको पता है। इंटू 5 करोगे तो यहाँ 100% आ जाएगा, 100%, और टोटल वोट क्या हो जाएगा इंटू 4, मतलब इंटू 5 मतलब 2000, मतलब अब 100% जो टोटल वोट थी हमारी कितनी थी 2000 थी, जिसमें 60% हमारा विनर लेके आया और 40% हमारा, ठीक है, ये लेके आया। तो ये हमारा होता है वोटिंग ट्रैप। तो कभी भी कंफ्यूज, क्वेश्चन को जितना हो सके अच्छे से पढ़ो, लेकिन उसमें कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करो, जैसे मार्जिन हमने कॉमन निकाला, जब भी आप सॉल्व कर सकते हो। देन वेन डायग्राम ट्रैप, प्लीज इसको भी अच्छे से करना। PYQ पैटर्न में जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इन एग्जाम 40% फेल इन मैथ, ठीक है, 40% फेल हुए हैं मैथ में, 30% फेल हुए इंग्लिश में, 10% फेल हुए हैं दोनों में। अब परसेंट ऑफ स्टूडेंट वो पास, कौन कितने परसेंट स्टूडेंट है जो दोनों में पास हुए हैं। तो हम लोग मिस्टेक क्या कर देते हैं, हम लोग करते हैं 40 + 30 70 80%, ये हो गया तो 80% फेल हो गए, इसका मतलब 80 100 में 100 पूरा मान के चलते हैं, तो 100 - 80 तो 20% पास हो गई। दिस इज द रॉन्ग, बिकॉज 10% इज काउंटेड ट्वाइस, क्योंकि जो 10% बच्चे हैं ना वो मैथ में भी इसमें भी काउंट हो गए, 40% में भी और 30% में भी काउंट हो गए, मतलब 2 बार काउंट हो रहे हैं वो बच्चे, क्योंकि 40% जैसे वेन डायग्राम में ऐसी तो होता है, इस तरीके से हम वेन डायग्राम बनाते हैं। तो हमने बताया कि जो हमारे मैथ के बच्चे थे, ठीक है, एंड ये हमारे इंग्लिश के बच्चे हैं, तो अगर ये जो कॉमन है ना, ये कॉमन हमारे फेल हुए हैं, तो ये कॉमन 2 बार आ रहा है ना मैथ और इंग्लिश में, तो इस तरीके से हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे शॉर्टकट में, अगर बात करो ऑलवेज फिल बोथ वैल्यू फर्स्ट, सबसे पहले हमने दोनों वैल्यू देखी सबकी, तो हमने देखा कि बोथ की वैल्यू कितनी आ रही है 10%, ठीक है, जो कि हमारे अगर मैथ में भी 10% ऐड है और हमारी इंग्लिश में भी। तो अगर सिर्फ हम ओनली मैथ निकालें तो 40% ऑफ टोटल -10 वोट, तो अब हमारा 30% आ गया सिर्फ मैथ का। देन
ओनली इंग्लिश का निकालेंगे तो 30% था हमारा, ऑलरेडी फेल हुए थे, देन -10, अब 20। तो अब ये ओनली मैथ और ओनली इंग्लिश आया, ठीक है। तो अब इसका हम टोटल फेल कैसे निकाल सकते हैं, ओनली मैथ 30, देन ओनली इंग्लिश 20, देन अब आप 10 निकाल सकते हो, बोथ 10। तो अब ये 2 बार नहीं हो रहा, आपका एक ही बार ऐड हो रहा है, ठीक है, 10%। तो अब आपका पता चल गया टोटल फेल कितने हुए, 60%। तो अब पास कितने हो गए, तो 100% आप अज्यूम मान के चलते हो टोटल, तो 100 - 60 = 40%। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो मतलब अब अब हम बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं, और उसने क्लियरली बोला है कि दोनों जो 10% बच्चे दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं, तो उनको अगर हम एक बार ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों से माइनस करेंगे, देन अब उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वेन डायग्राम वाला ट्रैप भी कंप्लीट होता है। देन परसेंटेज एरर जो ट्रैप है वो कभी कभी पूछता है, ठीक है। तो जैसे इसने बोला कि स्टूडेंट मल्टीप्लाई नंबर बाई 5/3 इंस्टेड ऑफ 3/5, मतलब स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, लेकिन उसने किससे 5/3 से कर दिया, लेकिन उसे करना किससे था, 3/5 से। अब उसने बोला कितना परसेंटेज ऑफ एरर आया। तो प्लीज डू नॉट एज्यूम नंबर इज x और 100, इसमें नहीं करना, ये बहुत ज्यादा मैसी हो जाएगा। तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता रही हूँ कि देखो, पहला आपका उसने एक्चुअल में किया किससे, 5/3 से, लेकिन करना किससे चाहिए था उसको, 3/5 से, यही बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या करो, डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर 3 और 5 आ रहा है, तो अज्यूम करो इनका एलसीएम कितना होगा, आपको पता है इनका एलसीएम होगा हमारा 15, जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 15 आया। देन करेक्ट आंसर शुड भी कितना होना चाहिए, 15 एंड इंटू 3/5, यही आंसर आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है हमेशा जो एरर निकालते हैं वो करेक्ट आंसर पे निकालते हैं, ठीक है, कभी भी रॉन्ग वन पे नहीं निकालते, हमेशा वैल्यू निकलेगी करेक्ट पे। तो करेक्ट हमारा कितना है, 3/5 से करना, तो 3/5 इंटू 15, तो अब करेक्ट आंसर कितना आएगा हमारा 9। रॉन्ग आंसर स्टूडेंट गॉट कितने की है, रॉन्ग आंसर 15/5/3 करें, क्योंकि 15 आपका एलसीएम है, तो 25, रॉन्ग करोगे तो 25, करेक्ट आंसर 9 है। देन एरर कितना आया हमारा 16 का, ठीक है। अब कैलकुलेशन कर दो एरर बाय करेक्ट आंसर। तो आपको पता है एरर कितना है 16 का, और करेक्ट आंसर है हमारा 9 का। तो आपको पता है कितना एरर आया, तो ये आया हमारा 177.77% एरर। हमेशा याद रखना ये किससे आया, हमारा 100 से अबव है, ठीक है। तो बेस इज ऑलवेज द करेक्ट वैल्यू, हमेशा याद रखना बेस हमेशा करेक्ट वैल्यू होती है। तो अब आप कभी भी उसे रॉन्ग वैल्यू को बेस नहीं बना सकते, 25 को हमेशा करेक्ट को ही बनाना है। तो कितना इजी है, अगर कोई इस तरीके से देखो, एलसीएम निकालो, देन करेक्ट निकालो, देन रॉन्ग निकालो, देन उसका गैप निकालो, और गैप के बेसिस पे अब उनका एरर देखो, एरर कितना आया, देन डिवाइडेड बाई करेक्ट आंसर कितना था, ठीक है। देन एवोपरेशन ड्राई फ्रूट्स ट्रैप, देखो ये भी क्वेश्चंस बहुत बार आया कि जैसे कोई बोले कि अभी हमने मिक्सचर का पढ़ा, अब हम एवोपरेशन कंसेप्ट का पढ़ते हैं। तो अगर कोई पूछे कि 20 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन 10% सेल्ट, ठीक है, 20 मिक्सचर अगर कोई मिक्सचर है उसमें 10% सेल्ट है, अगर वो 4 लीटर वाटर एवोपरेट हो गया, सपोज मैं करूँ एक ट्रंक है, ठीक है, इसमें 20 लीटर पानी भरा गया है, अब वो एवोपरेट, उसमें से क्या हुआ 4 लीटर एवोपरेट हो गया, देन कितना परसेंटेज है सॉल्ट का न्यू मिक्सचर में। हमेशा याद रखिएगा वाटर एवोपरेट होता है, सेल्ट कभी एवोपरेट नहीं होता। फिजिकल क्वांटिटी किलोग्राम पर लीटर ऑफ सेल्ट रिमेन एग्जैक्टली द सेम। जो सेल्ट की आप न्यू निकालो पुराना निकालो, सेल्ट हमारा जो होगा हमेशा सेम रहेगा, और जो हमारा एवोपरेट हो रहा है वो वाटर हो रहा है। तो अब ये चीज आपको पता चल गई है ना। अब हम शॉर्टकट पे आते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है। फाइंड द एग्जैक्ट सेट द एवोपरेशन ड्राई फ्रूट ट्रैप कांस्टेंट मास वेट इन बिगनिंग। जैसे हमने माना कि जो 20 लीटर था उसमें 10% सॉल्ट था, तो आपको पता है 10% ऑफ 20 लीटर में कितना होगा हमारा 2 लीटर सॉल्ट होगा। अब 10% ऑफ 20 लीटर तो निकालना आता ही है ना आपको, कैसे निकालोगे 10/100 इंटू 20, ठीक है, तो 2 लीटर ऑफ सॉल्ट आएगा। प्लीज इसको आप पेन कॉपी लेना, क्योंकि मेरे पास कोई राइटिंग वाला अभी फैसिलिटी नहीं है, तो मैं आपको इस पीपीटी के थ्रू मैं आपको समझा सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी बोर्ड हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज आप इसको कैलकुलेशन करिए पेन से। 10% 10/100 इंटू 20, 2 लीटर ऑफ सॉल्ट आ गया पहले में एग्जैक्ट सॉल्ट। फाइंड द न्यू टोटल मिक्सचर वॉल्यूम। अब उसने बोला कि 20 लीटर में से क्या होगा 4 लीटर एवोपरेट हो गया, तो अब कितना बचा 16 लीटर बचा। अब न्यू परसेंट कैसे निकालेंगे, सॉल्ट तो अभी भी स्टिल 2 ही लीटर बचा ना, 2 लीटर सॉल्ट है हमारे पास, बट बेस जो है हमारा वो श्रंक हो गया, पहले 20 था अब वो 16 हो गया। अब आपने क्या किया कैलकुलेशन करो, इससे 2 तो मेरा 2/16
100। वो कितना पूछ रहा है, सॉल्ट ही तो पूछ रहा है, तो आपको पता है कि सॉल्ट हमारा एग्जैक्ट है। देन हमारा बेस ऑफ कितना रहेगा, 20 की जगह अब रहेगा हमारा 16, ठीक है, इनटू 100। देन अब आप कैलकुलेट कर दो तो आपको पता चल गया हमारा जो सॉल्ट है वो हमारा 12.5% है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो कि अगर कभी भी आपको मिक्सचर अगर इस तरीके से दो तो पहले थोड़ा सा लॉजिक यूज करो कि सेट तो नहीं हो रहा, मतलब उसका तो सेम ही रहेगा। देन बस नया बेस मान के कैलकुलेट कर दो। जब हम एग्जाम में देखते तो हमारे पास बहुत प्रेशर होता है तो इस चीज का हम यूज नहीं कर पाते। अभी आप क्या प्रैक्टिस करके इन ट्रिक को यूज करिए। देन कम टू द पॉपुलेशन चेन डिप्रिसिएशन। यस, ये भी आता है क्योंकि आपको पता, आपको नहीं पता कि आपके में कौन सा पीवाईक्यू पैटर्न का क्वेश्चन आता है, पर हमें करनी तो सारे पड़ेंगे। देन पीवाईक्यू पैटर्न, एक टाउन पॉपुलेशन इज 10,000। उसने बोला एक टाउन में पॉपुलेशन 10,000, मतलब एक गांव में टाउन है उसमें 10,000 है। इन हर साल मतलब इट इंक्रीज बाई 10% ईयर 1। पहली साल में उसकी जो पॉपुलेशन थी वो 10% बढ़ी, डिक्रीज हुई सेकेंड ईयर में 20%। तो अब टोटल पॉपुलेशन कितनी है, मतलब उसने बोला कि 10,000 लोग हैं, उसमें से जो इनकी 10% इंक्रीज हुई पहली साल में और डिक्रीज हुई 20% दूसरी साल में। अब फाइनल पॉपुलेशन पूछ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, थिंकिंग करते हैं, कहते हैं 10,000 प्लस 10% माइनस 20%, मतलब माइनस 10%, मतलब इस तरीके से हम क्या कर देते हैं 10,000 में से हम क्या करेंगे 20% में 10 माइनस कर दिया, 10 आ गया, और 10,000 में से माइनस 10% कर दो तो 9,000 पॉपुलेशन होगी, जो कि टोटली रॉन्ग है। आप जो मिस्टेक करते हो वो भी मैंने ऐड किया कि इस तरह के बच्चे मिस्टेक करते हैं। अब हमें चेन मल्टीप्लाई करना है। सपोज करो इंक्रीज 10% है तो इसका मतलब हमारी टोटल पॉपुलेशन मान के चलो। अब इससे कोई मतलब नहीं है, अभी हमें 10,000 से कोई लेना नहीं है। अभी इंक्रीज हुई 10% तो मान के चलो टोटल पॉपुलेशन हमारी 1000 है, ठीक है। तो हम 100 टोटल पॉपुलेशन हम 100 है, परसेंटेज में हमेशा 100 मान के चलते हैं। तो अब हमारी इंक्रीज कितनी हुई 110/100। देन डिक्रीज 20%। अब डिक्रीज 20% हुई तो टोटल पॉपुलेशन 100 थी, अब माइनस 100 माइनस 20 कर दो तो 80/100 आया। ये होगी हमारी इंक्रीज और डिक्रीज। अब इन दोनों को चेन में कैलकुलेट कर दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। अब आपकी टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, उसमें टाउन पॉपुलेशन कितनी 10,000। देन कितना इंक्रीज हुआ 1/10/100, कितना डिक्रीज हुआ इंटू 80/100। देन क्या आंसर आया आपका, आपका आंसर आया आपका 8800, मतलब 8800 पॉपुलेशन रही। देखो इस तरीके से 100 में किया तो यहाँ 1.1 आया, यहाँ 0.08 है, इस तरीके से कैलकुलेशन। तो प्लीज आप ये जो मिस्टेक मैं लिख रही हूँ वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है, आपको मैथ करना है। आपसे इससे 2 प्लस है, आप 20, आपको देखो स्कोरिंग कहाँ मौका मिलता है, मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड में, तो वहां पे आप स्कोरिंग करनी है। तो आप ई अच्छे से करो, डीआई आपको ऑटोमेटिकली अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। देन अब मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी तो इसलिए मैं अभी इसको स्टॉप करती हूँ वीडियो को। जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताऊंगी, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगी और एवरेजेस पढ़ाऊंगी। तो 3 पॉइंट्स अभी भी हमारे बचे हुए हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा है तो मैं आगे और इसको और मुझे मतलब सजेस्ट करना कि मैम आप क्या पढ़ाई तो मैं आपको पढ़ा दूँ। जो भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में डालो, उसको मैं कवर कराऊंगी, ठीक है। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, बहुत सारा कमेंट करिए अच्छा अच्छा, जिससे कि इससे हमें क्या होता है मोटिवेशन मिलता है, हमें और हार्ड वर्क करने का मन करता है, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।